ब्लॉक के PYQs कर लेते हैं. ओके, द रीसेंट क्वेश्चन फ्रॉम, इसमें थोड़ा ये पेज में ही मतलब PDF में ही प्रॉब्लम है, फोटो में कुछ प्रॉब्लम नहीं. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, NCERT है 2022 का है. ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K इन KO2 इज +4. यही गलत हो गया. देखो K प्लस एक अल्कली मेटल है, मतलब पोटेशियम K प्लस नहीं, K इज एन अल्कली मेटल. K एक अल्कली मेटल है. ओके, अल्कली मेटल्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1. तो K प्लस ही हो सकता है, तो इसमें भी K प्लस ही है. तो बोलोगे सर आप ये कैसे होगा, O2 माइनस होगा क्या? यस, दिस इज अ पेरोक्साइड. पेरोक्साइड है ना ये, तो सॉरी नॉट अ पेरोक्साइड, इज अ सुपर ऑक्साइड. पेरोक्साइड में तो -2 होगा, ये सुपर ऑक्साइड है. सुपर ऑक्साइड है ये. तो इसमें तो +4 है, ये रॉन्ग हो गया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अपना रॉन्ग, तो यही अपना आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, Li, Na, KOH एंड CS. देखो CS यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्यों? इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो फोटॉन्स की इंटेंसिटी और एनर्जी कम होने के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी देगा, क्योंकि इसका आयनाइजेशन कम है. आयनाइजेशन को हम लोग वर्क फंक्शन भी बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो वो भी चलेगा. तो यहाँ पे CS का होगा 4. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है ना हमें. चूज द गिवन ऑप्शंस. अच्छा, इधर ऑप्शंस दिए. ओके, तो D का हो जाएगा 4, मुझे एक में ही दिख रहा है, तो डायरेक्टली मैं तो का C बोल सकता हूँ, पर बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं. लिथियम का क्या होगा? KOH एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में, कि हम लोग ने हाफ पार्ट ऑफ लीफ इज डिप्ड इन KOH, जिसमें से सब CO2 निकल जाता है, फिर उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. इसकी वजह से हमें पता चला कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो केमिस्ट्री इज इंटर रिलेटेड विद बायोलॉजी. ओके, क्योंकि आप जब भी MBBS फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट ही बायोकेमिस्ट्री है, तो इसमें बायो और केमिस्ट्री का एकदम ये इंटीग्रेशन है. तो ये तो आपको ऐसा लॉजिक से पता चल जाएगा. फिर कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर. ओके, कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर Na, ये सोडियम का प्रॉपर्टी दिया है अपने इसमें. लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज होता है, तो आपका इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज which the following metal ion all activates many enzymes, participates in oxidation of glucose and produce ATP with Na and responsible for transmission of nerve impulse. अभी बाकी सब आप छोड़ो, बाकी सब अगर आपको नहीं पता फिर भी चलो, ATP में कौन सा मेटल होता है मुझे बताओ. ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. फॉस्फेट आ गया बस, और क्या चाहिए आपको? फॉस्फेट में फॉस्फोरस आ गया. दूसरा हिंट क्या है? Na के साथ वो रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्व ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए Na के साथ कौन रहता है? Na बाहर रहता है, अंदर कौन रहता है? पोटेशियम. तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल क्लोराइड फॉर्म्स डाइहाइड्रेट सॉल्ट लाइक दिस. ऐसा डाइहाइड्रेट सॉल्ट कौन बनाता है? ऐसा डाइहाइड्रेट सॉल्ट इसमें से S ब्लॉक में कोई भी नहीं बनाता. सॉरी, S ब्लॉक बोल रहा हूँ मैं, अल्कली मेटल्स के ग्रुप में कोई भी नहीं बनाता एक्सेप्ट फॉर LiCl. LiCl का रिलेशनशिप किसके साथ है? MgCl. मतलब Li का डायगोनल रिलेशनशिप है Mg के साथ, LiCl का रिलेशनशिप नहीं है. Li का डायगोनल रिलेशनशिप विद दिस एंड बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, क्योंकि सेम आयनिक पोटेंशियल इज चार्ज बाय साइज का रेशियो सेम है दोनों के लिए, इसलिए इन लोग थोड़ा आपस में रिलेशनशिप दिखाते हैं. तो इसके ये सारे ग्रुप्स के दिखाएंगे ये हाइड्रेट्स ऑफ सॉल्ट, तो इसीलिए कि इसका रिलेशनशिप इसके साथ है, तो ये भी दिखा देगा LiCl. ओके, तो फोर्थ का हो जाएगा B. नेक्स्ट इज द आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल इज लोएस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स आर पुट अंडर इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखो आयनिक मोबिलिटी क्या पूछा है इसमें, दो कंसेप्ट इसमें पूछ सकते हैं लोग, या तो आयनिक मोबिलिटी या तो हाइड्रेशन, या तो आयनिक रेडिया इन एक्वस सोल्यूशन. आयनिक रेडिया इन एक्वस सोल्यूशन, ये दो क्वेश्चंस प्रोबेबल हो सकते हैं. अभी कैसे होगा देखो, आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडिया. मतलब आयनिक रेडिया और आयनिक मोबिलिटी, मतलब म्यू से डिनोट कर देता हूँ मैं आयनिक मोबिलिटी. ओके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्यों? क्योंकि जितना बड़ा आयन रहेगा, समझो 100 kg का आदमी है, उसका वेट 100 kg है, और एक आदमी का है 10 kg. 10 kg का आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बट समझो कोई बच्चा है 10-20 kg का, तो सबसे तेज कौन भागेगा? ऑब्वियसली वो बच्चा भागेगा, क्योंकि उसका वेट कम है. तो इस लॉजिक से हम लोग इधर भी लगा सकते हैं, बट हमें ये पता रहना चाहिए कि किसका रेडिया ज़्यादा रहता है. तो ये तो हमारे एग्जाम मतलब इसमें है NCERT में कि Li का रेडिया ज़्यादा रहता है, क्योंकि Li प्लस स्मॉल साइज, देखो हाइड्रेशन होता है इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये स्मॉल साइज है,
स्मॉल साइज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और बाकी सब में भी पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, बट लेकिन लार्जर साइज की वजह से वो थोड़ा पॉजिटिव डिस्पोज हो जाता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑन कैटायन। ये साइज बहुत कम है, हाइड्रेशन ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा है, हाइड्रेशन ज़्यादा। इसका हाइड्रेशन 2-3 लेयर्स में बनता है। तो हाइड्रेटेड साइज ऑफ एल का जो हाइड्रेटेड साइड है एक्वस में इज अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर देन CS का हाइड्रेटेड साइज। तो सोचो सीजियम नॉर्मल अगर ट्रेंड देखे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये रहता है अपना सीजियम। ये होता है रेडियाई का साइज। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है क्योंकि वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं तो साइज इंक्रीज होगा। शेल बढ़ रहा है तो साइज इंक्रीज होगा, बट हाइड्रेटेड में उल्टा हो जाता है, ये सब उल्टा हो जाएगा हाइड्रेटेड में। तो Li वुड भी सबसे मैक्स, फिर CS, फिर रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, ऐसा होगा। तो ऐसा हो गया ये। तो साइज किसका ज़्यादा है? Li प्लस का, ड्यू टू वेरियस मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑफ वाटर आर सराउंडिंग इट। तो मोबिलिटी क्या कम हो जाएगा? C का, मतलब लिथियम का कम हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम sodium pump is a biological process operating in each every cell of animal. Which of the following biological function is constituent of this? So sodium pump है। इन लोगों ने सोडियम पोटेशियम नहीं दिया क्योंकि आपको पोटेशियम देके ही हम लोग बोल देते कि आइडेंटिफाई करो, आप पोटेशियम टिक कर लेते। एक्चुअली इसका आंसर पोटेशियम है, एक्चुअली इसका नाम सोडियम पोटेशियम पंप है। ओके, तो वो क्या करता है, उसका काम क्या है, वो क्या अंदर भेजता है, क्या बाहर भेजता है? देखो सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या रहता है? Na, तो Na को बाहर भेजेगा, K को अंदर लेके आएगा। कितने Na बाहर भेजेगा? 3Na एंड 2K अंदर। तो अगर देखा जाए तो नेट पॉजिटिव 3 बाहर 2 अंदर, तो नेट बाहर पॉजिटिव आ गया, तो उसको वो पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। तो इसमें सोडियम पोटेशियम पंप लिखा रहता है, तो आप सोडियम और पोटेशियम कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है टिक कर लेते, तो इन लोगों ने सोडियम पंप लिख दिया डायरेक्ट। ओके, which of the following alkali metals forms only the normal oxide M2O on heating with air? देखो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये 3 ही ऐसे एलिमेंट है जो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में। सुपर ऑक्साइड बनाएंगे जिसका रहता है O2 माइनस, ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है। पर ऑक्साइड ये बनाता है Na2O2, इसमें -1 चार्ज रहता है, मतलब O2, 2 O2 के ऊपर -1, तो 1 O के ऊपर -12। और ऑक्सीडेशन हमेशा पर एटम के लिए निकाली जाती है। ओके, 2 O2 के लिए -2, सॉरी गलत हो गया ये। 2 O2 के ऊपर -2 है, तो 1 O2 के ऊपर आएगा -1, ये पर ऑक्साइड का है। और इसमें 2 O2 के ऊपर माइनस है, तो इसमें आ जाएगा 1 O एटम के ऊपर -12 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपको पूछ लिया तो याद रखना। और लिथियम ये ऐसा मेटल है जो M2 नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। देखो बनाना क्या चाहिए इसको, Li प्लस है, O2 माइनस, इसका नंबर इधर, इसका नंबर इधर, तो Li2O। ये तो नॉर्मल सभी को बनाना चाहिए, बट इन लोग सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। देखो नॉर्मली जो सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड बनाते हैं उन लोग नॉर्मल ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि उन लोग नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते नहीं, बट उनका सुपर ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, तो 7th का हो जाएगा C। The ease of adsorption of hydrated alkali metals on an ion exchange resin is in order of ease of adsorption of hydrated alkali। देखो adsorption आ गया, तो adsorption is a surface phenomena। ओके, सरफेस क्या होता है? सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया बोल देगा, सरफेस एरिया फिनोमेना। तो सरफेस का एरिया क्या होगा? 4πr², विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसका रेडियस ज़्यादा उसका सरफेस ज़्यादा रहेगा, तो इसमें से सबका रेडियस ज़्यादा किसका है? मैंने बोला था इसका ही रेडियस ज़्यादा है, तो आ गया ये। ठीक, द रिप्लेसमेंट ऑफ इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन Cl से MF, CF से Mi, द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल फॉर व्हेन M विल हैपन टू बी। M क्या होगा? तो ये रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से होगा। देखो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। और ये इन लोग ने हमने तो ये फिक्स कर दिया ना कि ये I है। ओके, तो इसके I के साथ बॉन्ड, इसका I के साथ बॉन्ड, इसका I और इसका I। इन लोग के I के साथ बॉन्ड में सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड कौन सा रहेगा? दिस, क्योंकि लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन, लेस ओवरलैपिंग, तो वीक बॉन्ड बनेगा, तो फटाक से टूट जाएगा। ये आयनिक होता है, ऐसा डाउन द ग्रुप ये मेटेलिक हो जाएगा ना बहुत, तो ये आयनिक बॉन्ड होगा। वैसे ही जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बट सबसे वीक बॉन्ड भी यही रहेगा। तो इनमें से ढूंढोगे सबसे बड़ा वाला ये कौन है? बड़ा वाला साइज में सबसे बड़ा कौन है?
तो रुबिडियम में आ जाएगा। तो रुबिडियम मोस्ट फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा बॉन्ड है, रुबिडियम इज वेरी बिग एटम, आयोडीन इज वेरी बिग एटम, तो ये फटाक से टूट जाएगा। ओके, वेट अ मिनट, पहले अच्छा कार्बन से जुड़ा है आयोडीन, ये बॉन्ड भी वीक ही होता है क्योंकि ये बड़ा छोटा एटम है, ये बड़ा एटम है, ये बॉन्ड वीक होता है, बट ये एम एफ, अच्छा एम एफ बॉन्ड देखना था हमें। ओके, एम एफ बॉन्ड देखना था हमें, एम आई का ले लिया। एम एफ में भी वही देखो, एम एफ एम एफ एम एफ एम एफ एंड एम एफ, मतलब ये सब एम एफ का बॉन्ड हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा वीक क्यों होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा एटम है, बहुत बड़ा एटम है और छोटा सा एटम है फ्लोरीन, तो इसमें भी वीक बॉन्ड यही होगा। तो इसमें हमें वही ढूंढना है साइज, लॉजिक सेम था बट हम लोग ने आई का देख लिया, बट हमें एम एफ का देखना था क्योंकि इधर एम एफ बॉन्ड टूटेगा ना, तो एम फेवरेबल कौन रहेगा, मतलब ये टूटने का बॉन्ड कौन फेवर करेगा ज़्यादा, ये रुबिडियम। ओके, द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन, देखो आयनिक मोबिलिटी वापस आ गया, तो सीजियम का ज़्यादा होगा क्या, सॉरी सीजियम का कम हो सकता है, हाँ हो सकता है, सीजियम का कम हो सकता है, हो सकता है। इसमें लिथियम नहीं दिया क्योंकि लिथियम तो सबको हटा हुआ था, इसलिए लिथियम हटा दिया इन लोग ने। तो सबसे देखो डाउन द ग्रुप आयनिक रेडिया इंक्रीज होगा, आयनिक रेडिया इंक्रीज होगा, तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, तो 10th का आना चाहिए, क्या आएगा, ये तो साइज का रेशियो हो गया ना भैया, ये साइज का रेशियो हो गया। मोबिलिटी पूछा है, तो मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, जिसका मोबिलिटी ज़्यादा, सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसका होगा, जिसका रेडियस कम, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जिसका रेडियस कम उसका मोबिलिटी ज्यादा, हमें पता है सीजियम का रेडियस कम होता है तो मोबिलिटी उसका ज्यादा। ये जो होगा ये आयनिक रेडिया का अगर पूछ ले तो ये साइज हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा आयनिक रेडिया का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये आयनिक मोबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके ठीक, next is the alkali metal forms salt like hydrides with direct synthesis of elevated temperature. The thermal stability of this hydride decreases with the following order. Thermal stability of these hydrides, thermal stability decreases या इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीज द ग्रुप, क्या होता है वो देख लेते हैं अभी। देखो जो हाइड्राइड्स होते हैं LiLH NaH, जो कि हमें दिया है LiH NaH KH RBH CH, ये हाइड्राइड्स हो गए, आयनिक के हो गया। अभी देखो वापस वही ओवरलैपिंग का कंसेप्ट हम लोग ला सकते हैं, बट ये आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं तो उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा आ नहीं सकता, तो आयनिक हाइड्राइड्स है ये, आयनिक हाइड्राइड्स है तो इसमें लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन, लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी इसका डिक्रीज होते जाता है क्योंकि दिस LiH, इसका आंसर डी है, LiH इज कोवैलेंट, क्योंकि मैंने अभी बताया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा साइज होने के कारण, देखो Li प्लस चार्ज अच्छा है, साइज कम है, हाइड्राइड आयन, और आपको पता है हाइड्राइड आयन इज ग्रेटर देन F आयन, हाइड्राइड आयन इस साइज में ग्रेटर है F आयन से, तो ये ज़्यादा साइज हो गया, ये फैक्ट है, हाइड्राइड आयन इज ग्रेटर देन F माइनस आयन, लिख लो किधर, तो ये हाइड्राइड आयन का थोड़ा साइज बढ़ा देता है, तो ये पोलराइज करके इसको कोवैलेंट नेचर आ जाता है। तो आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर आता है थ्रू फजान्स रूल, हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो उस तरीके से ये कोवैलेंट हो गया, तो कोवैलेंट हो गया तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी मतलब आयनिक से ज़्यादा कोवैलेंट होता है क्योंकि कोवैलेंट एक बॉन्ड होता है और आयनिक इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काइंड ऑफ टाइप, तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। अगेन तो लिथियम तो सबसे कम आएगा क्योंकि लिथियम का सबसे ज़्यादा रेडियस होता है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, तो 12th का आ जाएगा सी, बहुत बार पूछा ये देखो। नेक्स्ट इज हाँ, in crystal of which of the following ionic compound would you accept maximum distance between the centers of the cation and anion? maximum distance between center of cation and anion मतलब उन लोग बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगा, मतलब LiF नहीं होगा, कम CSF CSI LAI, तो CSF में हो जाएगा कि बहुत बड़ा कटायन है, बहुत बड़ा आनायन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट जितने हैं तो रिपेल करेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, तो डाउन द ग्रुप जैसे ही मेटालिक कैरेक्टर होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ ही जाएगा इसमें, तो ये CSF हो जाएगा, CSI हो जाएगा सॉरी। Which of the following is has the largest size? Largest size किसमें है, सोडियम अनायन, सोडियम कटायन, can't be predicted, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो मेटल से छोटा होता है उसका मेटल का कैटायन, उससे बड़ा होता है उसका मेटल का एनायन, तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसका हो जाएगा, सी का। कोई भी किसके लिए भी ये ट्रू है, अनायन क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने के बाद रिपल्शन हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, और कैटायन निकाल दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रोटॉन उतना ही है तो साइज थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, ये ट्रू फॉर ऑल है। ओके, compared with alkaline earth metal, the alkali metals exhibit, क्या exhibit करते हैं, smaller ionic radii नहीं, smaller ionic देखो डाउन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, तो अल्कली मेटल इधर है, अल्कलाइन अर्थ मेटल इधर है, तो बड़ा साइज इनका है, तो स्मॉलर आयनिक रेडियस नहीं है। ओके, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकते क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉर मेटल्स बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
कैसे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग उसके वजह से होगा, तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगा। मेटालिक बॉन्डिंग इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अल्कलाइन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कलाइन का। इन लोगों ने पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू इनमें क्या अलग है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसमें नहीं है। ग्रेटेस्ट हार्डनेस, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिस इज ओनली करेक्ट, क्योंकि इनका 3s1 कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2, ये फिर भी फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल है, या हाफ फिल्ड है, फिर भी ये एक ऑर्बिटल निकालने के बाद उसको इनर्ट कोर आ जाएगा। ओके, इनर्ट कोर आने के बाद ये हो जाएगा, तो लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। ग्रेटेस्ट हार्डनेस ये भी नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स है, इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, आपने सुना रहेगा सोडियम को नाइफ से कट कर सकते हैं, वो एकदम बटर जैसा कट हो भी जाता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अल्कली मेटल का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी जो मैग्नीट्यूड मेटल एटॉमिक नंबर बढ़ने से बढ़ जाता है। आयनिक रेडिया, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो फ्रॉम डाउन द ग्रुप, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उन लोगों ने पूछा है डाउन द ग्रुप क्या चीज़ बढ़ती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि रेडियस बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि नीचे जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और आयनिक रेडियस इज इंक्रीजेस, आई थिंक सो, आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज हो गया तो इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग इफेक्टिव। देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द बॉन्डिंग टाइप। ओके, तो आयनिक रेडियस विल इंक्रीज। नाउ HCl gas was passed through solution of calcium chloride, magnesium chloride, NaCl, which are the following compounds crystallizes। कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो जाता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, इसमें कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो जाएगा, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे का, तो इसके लॉजिक के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा किसे। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम तो पढ़ा रहेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम KSP एक रहता है कंसेप्ट, KSP आयनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो Na जब टूटेगा NaCl तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, फिर ये जब टूटेगा Ca प्लस और Cl का माइनस का स्क्वायर, और ये जब टूटेगा Mg और Cl के माइनस का स्क्वायर, ये हो गया KSPs। ओके, हम लोगों ने बोला क्रिस्टलाइज करना है, क्रिस्टलाइज मतलब ऑलमोस्ट PPD टाइप बन जाएगा, फिर उसके बाद क्रिस्टलाइज होगा। तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल जब ये HCl पास्ट करेंगे, HCl मतलब Cl माइनस कॉमन आया ना, Cl माइनस कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। जब भी हम लोग Cl माइनस पास करेंगे तो देखो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, S स्क्वायर, और इन दोनों का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4s क्यूब। ओके, तो किसको कम चाहिए सोल्यूबल, मतलब क्रिस्टलाइज होने के लिए, S स्क्वायर वाले को, क्योंकि 4s क्यूब है तो कुछ ज़्यादा ही सोल्यूबल है, ये सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा है, सोल्यूबिलिटी उसका ज़्यादा रहेगा, तो ये ज़्यादा इतना जल्दी क्रिस्टलाइज नहीं होगा, तो जिसका कम है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा NaCl, सिर्फ NaCl ही होगा, क्योंकि इन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, KSP भी इन लोगों का ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, सोल्यूबिलिटी डिफर कर सकते हैं, बट Cl का कम है तो HCl गैस पास करने पर पहले ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। नाउ क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये NCERT के क्वेश्चन से आया है NaCl के कंसेप्ट पे। तो NaCl जब भी हम लोग लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, देखो ट्रिक बता दो, कैल्शियम और सोडियम इन दोनों के फॉस्फेट्स होते हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम इन दोनों के क्लोराइड्स होते हैं। ओके, तो ये 4 ही प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं होता है। इन कास्टर कैलनर सेल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये भी NCERT का ही है। ब्राइन सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट PT इलेक्ट्रोड यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, मोल्टन सोडियम का इलेक्ट्रोलाइज्ड सोडियम एमालगम इज फॉर्म्ड बाय मर्क्यूरी एट कैथोड। दिस इज करेक्ट, क्योंकि मर्क्यूरी कैथोड पे होगा तो फिर एनायन कैथोड के पास जाएगा, कैथोड पे जाने के बाद वो एमालगम बना देगा, सोडियम और सोडियम एमालगम बन जाता है। ओके, तो ये NCERT का बेस्ड ही है, पढ़ सकते हो आप। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कौन सा है, तो इनमें से देखो पेरोक्साइड के लिए क्या चाहिए हमें, O2 नेगेटिव चाहिए रहता है, O2 2 नेगेटिव। तो पेरोक्साइड में O के ऊपर -1 चार्ज आता है, O के ऊपर हम लोग -1 चार्ज ढूंढ रहे हैं, तो O के ऊपर कहाँ माइनस है, देखो इधर देखेंगे अगर हम लोग इस केस में तो +1 -1 हो जाएगा, तो ये सुपर ऑक्साइड होगा, क्योंकि -½ आएगा एक ऑक्सीजन एटम पे। बाकी ये तो आप देखोगे नहीं, क्योंकि पेरोक्साइड ये दोनों तो बनाएंगे नहीं, ये तो नॉर्मल मेटल रहेगा अपना। ओके,
दिस इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो बेरियम +2 रहेगा और ये O2 -2 रहेगा, तो मतलब हर ऑक्सीजन के आउटर पे -1 आ गया। तो ऑक्सीजन पे -1 मतलब वो सुपर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है। ऑक्सीजन पे -1/2 मतलब वो सुपर ऑक्साइड है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन। कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी शोज, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा जिसमें कायरल कार्बन रहेगा। कायरल कार्बन किधर दिख रहा है आपको, पेंटेन है, ये ब्यूटेन है। देखो 2,2 दो पे मिथाइल डाले तो कायरलिटी हट गया, क्योंकि कायरल कार्बन का होता है चारों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, XYZ W चारों अलग अलग होने चाहिए। तो इसमें 2 डाल दिया तो खत्म। 2 मिथाइल हेक्सेन, आप बिना स्ट्रक्चर बनाए भी समझ सकते हो। हेक्सेन है, हेक्सेन का स्ट्रक्चर, उस पर 2 मिथाइल है, तो अगर इसकी बात करें तो इधर तो 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, तो कायरलिटी हट गया। तो ये 2 गए, यही आ जाएगा 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। ये 2, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ आपको बना के। क्या बोला है, पेंटेन ना 2,3 डाइमिथाइल। इसके ऊपर देखो, इसमें कायरलिटी आ गई क्योंकि इधर हाइड्रोजन है, इधर कायरलिटी नहीं आएगी, सॉरी इधर नहीं आएगी, इधर कायरलिटी आ जाएगी, क्योंकि दिस ब्रांच इज अलग, दिस ब्रांच इज अलग, दिस इज अ सिंगल कार्बन एंड इज हाइड्रोजन। तो इधर कायरलिटी नहीं आएगी क्योंकि इधर 2 मिथाइल ग्रुप्स है, इधर आ जाएगी कायरलिटी। नेक्स्ट इज ओके, in which of the following process fused sodium hydroxide is electrolyzed at 330 temperature and extraction of sodium, it is Kastner's process, ये भी NCERT का ही है। aqueous solution of sodium carbonate absorbs NO and NO2 to give NO and Na2 to give sodium carbonate ना, NO2CO3 will give CO2 plus NaNO2। ओके, बाकी ये सोडियम कार्बोनेट का हो गया। हमारे एनसीईआरटी में एक्सेप्शन भी दिया है, Li2CO3 क्या बनेगा, Li2CO3 नहीं, वो नाइट्रेट के केस में, सॉरी इसके कार्बोनेट के केस में नहीं, ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आ जाएगा अपने पास बी, तो CO2 और NaNO2। ओके, सोडियम कार्बोनेट अब्सॉर्ब NO and NO2 गैस टू गिव दिस कंपाउंड। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर क्या है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसमें हमारे इसमें नहीं है, 1994 का है, तो इसको इस चीज़ को हम लोग फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज नॉट फ्यूजन मिक्सचर। वॉशिंग सोडा हैज़ अ फार्मूला ऑफ, वॉशिंग सोडा हैज़ अ फार्मूला, ये एनसीईआरटी के जो वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन यूजेस है उसमें लिखा है डायरेक्टली, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद ये फार्मूला लिख दिया, तो 25 का आ जाएगा अपना बी। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड एंड वेपर फेजेस। सॉलिड फेज में पूछा है और वेपर फेज में पूछा है। सॉलिड फेज में क्या होगा, सॉलिड फेज में इट विल फॉर्म अ पॉलीमर, BeCl2 है ना। सॉलिड फेज में इट विल फॉर्म अ चेन, ओके, इट विल फॉर्म अ चेन मतलब पॉलीमर, और वेपर फेज में इट विल फॉर्म अ डाइमर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वेपर फेज में डाइमर होगा, सॉलिड फेज में चेन आइसोमर मतलब चेन पॉलीमर होगा वो। ओके, नेक्स्ट इज among the following alkaline earth metals which one is covalent and soluble in organic solvent। जो covalent रहेगा वो organic solvent में dissolve होगा। अब इसमें से covalent कौन है, बेरिलियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम। बेरिलियम होगा क्योंकि देखो सब ग्रुप का, सारे के सारे ग्रुप, आप P ब्लॉक लो, S लो या P लो, उसमें के जो फर्स्ट सेकंड पीरियड के ग्रुप्स, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है ना, वो एनोमलस बिहेवियर करेंगे, मतलब अपने ग्रुप से कुछ हट के बिहेवियर दिखाएंगे। तो इसका आंसर आएगा बेरिलियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि ये दिखाता है डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, और इसका साइज देखो, इसका चार्ज है +2, साइज भी छोटा ही है, तो ये ज़्यादा कोवैलेंट नेचर करेगा। कोवैलेंट नेचर होना तो चाहिए आयनिक, क्योंकि ये मेटल्स है, आयनिक होना चाहिए, बट इसका साइज ज़्यादा, तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा फजान जरूर के हिसाब से, तो पोलराइजेशन ज़्यादा होने के कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, और एक एक्सेप्शन आ गया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको हाइड्रोजन में शायद बताया था कि क्या क्या याद रखना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये एसिड और अल्कली दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एम्फोटेरिक है इसीलिए ये ग्रुप से थोड़ा अलग बिहेव करता है। ओके, एंजाइम दैट यूटिलाइजेस एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्स एन अल्कलाइन मेटल M एज अ कोफैक्टर व्हिच एट द M इज। ऐसा कौन सा मेटल है जो एंजाइम ट्रांसफर में कोफैक्टर के तरह होता है, Mg। Mg इज द कोफैक्टर हो भैया। ओके, which of the following oxide is most acidic in nature, most acidic। देखो मोस्ट एसिडिक वो होगा जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक रहता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक रहता है, कुछ मेटल के ऑक्साइड्स न्यूट्रल और एम्फोटेरिक दिखा सकते हैं। ओके, तो इसमें से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमें ढूंढना है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें, नॉन मेटेलिक देखो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, डाउन द ग्रुप मेटल, तो हमारा जो एलिमेंट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो क्या दिख रहा है आपको, MgO, देखो सबसे ऊपर है बेरिलियम ऑक्साइड, फिर बेरियम तो सबसे लास्ट में, उसके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो इसमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। तो सबसे ऊपर है तो वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखाएगा ज़्यादा, तो वो एसिडिक हो जाएगा।
कार्बन हाइड्राइड BeH2 CH2 द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखो, ये तो मेटेलिक है तो इसका हाइड्राइड बेसिक थोड़ा होगा, सॉरी ये मेटल है तो इसका आयनिक कैरेक्टर, सॉरी हाइड्रोक्साइड की बात नहीं कर रहे हम लोग, हाइड्राइड की बात कर रहे हैं। तो हाइड्राइड के केस में BeH2 दिस शुड बी आयनिक, मोर आयनिक, क्योंकि ये मेटल है, मेटल उसके साथ तो आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा। ओके तो आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन। ओके इन द कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच ऑफ द फॉलोइंग, in the context with beryllium which one of the following statement is incorrect? It rarely hydrolyzes, the hybrid is a electron deficient polymeric substance, ये हाँ पता है हमें, B2H6 electron deficient है, rendered passive by nitric acid, it forms Be2C। देखो ये जो कंसेप्ट है rarely hydrolyze का, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस is the directly proportional to covalent character, क्या लिख दिया, it is hydrolysis is directly proportional to covalent character। okay covalent character and और एक लिख दो hydration is directly proportional to ionic character। तो जितना हाइड्रेशन ज्यादा होगा उतना solubility भी होगा, और जितना हाइड्रोलिसिस होगा, ये इतना कंसेप्ट है। तो solubility is directly proportional to ionic character, जितना ionic character ज्यादा होगा तो उसका जितना हाइड्रेशन होगा उतना ही वो soluble रहेगा, और hydrolysis is directly proportional to covalent character। तो ये हाइड्रोलाइज होता है ये, तो रेयरली हाइड्रोलाइज नहीं, हाइड्रोलाइज होता है क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, हम लोगों ने पढ़ा क्यों, चार्ज ज्यादा है, साइज कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर। रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड B2H6 Be2C भी फॉर्म करता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? मैग्नीशियम इज अ कॉम्प्लेक्स इन ATP, तो यहाँ पे कैल्शियम आयंस आर इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग, ये करेक्ट है, ATP में ये भी करेक्ट है। मैग्नीशियम आयन इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैल्शियम आयन इज नॉट इंपॉर्टेंट रेगुलर हार्ट बीटिंग, ये रॉन्ग हो गया। मैग्नीशियम आयन इज इंपॉर्टेंट ग्रीन प्लांट्स, ऑब्वियसली क्लोरोफिल के बीच का स्ट्रक्चर यही है। ओके नेक्स्ट इज solubility of alkaline earth metal sulfates in the is a decreasing sequence of, solubility of alkaline earth metal के sulfates का, solubility of alkaline earth metal sulfates, solubility अभी हम लोग ने पढ़ा, solubility is कहाँ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, बट इसमें थोड़ा अलग स्ट्रक्चर आता है, ये एनसीईआरटी में दिया है, solubility is ऐसा डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इसमें 34 का आ जाएगा डी, क्योंकि solubility ऑफ सल्फाइड आयंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके क्योंकि वो मैंने उल्टा बोल दिया ऊपर शायद, यस उल्टा बोल दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल solubility नहीं, ये इतना करेक्ट है, solubility इसमें नहीं आएगा। ओके तो ये हो गया solubility का ऑर्डर, ये एनसीईआरटी में ये रटना पड़ेगा आपको। ऑन द हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस CO2 मोस्ट इजीली, देखो जो अपने S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ S ब्लॉक इज मतलब उसके कार्बोनेट्स, ये जो CO3 ये सब ये डिकम्पोज नहीं होते एक्सेप्ट फॉर Li2CO3। क्यों Li2CO3 अलग है? क्योंकि Mg के साथ रिलेशनशिप दिखाता है। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट सब डिकम्पोज हो जाते हैं और उसके साथ Li भी होता है, तो बाकी सब जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते इजीली, डिकम्पोज होते ही नहीं है इजीली की बात छोड़ो। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसने पूछा है कि मोस्ट इजीली रिलीजेस CO2, तो CO2 रिलीज सबसे आसानी कौन करेगा, तो ये दो तो हो नहीं सकते, करेंगे ही नहीं। MgCO3 और COCO3 में से सबसे आसानी से कौन करेगा, इसमें सबसे आसान करेगा MgCO3। MgCO3 क्यों करेगा, MgCO3 क्योंकि इसका डाउन द ग्रुप का थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है, डाउन द ग्रुप कार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो जो ज्यादा स्टेबल रहेगा वो क्यों इतना इजीली रिलीज करेगा। ओके तो ये रिलीज कर देगा आसानी से। तो विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये हमारे अभी के इसमें है नहीं, ओके बट इसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहता है, CaF2 पहला आ जाएगा, सेकंड इज CaCl2, थर्ड इज CaBr2, फोर्थ इज CaI2, तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके इस ऑर्डर में रहता है, ये हमारे इसमें है नहीं अभी आयड फ्लोरीन्स के। ओके विच आर द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन द लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन द लैटिस एंथैल्पी, इसका आंसर है बी। इसके साथ और आता है मैग्नीशियम सल्फेट। ये सॉल्युबिलिटी का अगर देखें सल्फेट्स के सॉल्युबिलिटी, तो बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट,
फिर आएगा कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो सल्फेट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, उसमें से ये दोनों ज़्यादा सॉल्युबल है क्योंकि इनका हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन हायर देन लैटिस एंथैल्पी। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर। वापिस अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी जो इंक्रीज विद द नंबर? आयनेशन एनर्जी नंबर बढ़ने से मतलब डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज होता है? नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स अभी मैंने बोला नहीं, तो 38 का आ जाएगा ए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप ऊपर ही बोला अभी जस्ट, वो हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स क्या आ जाएगा? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स किसका दिया? पोटेशियम, एक ग्रुप का नहीं दिया, मिक्स करके दिया। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम। तो पोटेशियम इधर है, बेरिलियम इधर है, मैग्नीशियम, वेट अ मिनट, मैग्नीशियम पोटेशियम और नीचे आ जाएगा ना, हाँ पोटेशियम, पोटेशियम आ जाएगा इधर क्योंकि इधर सोडियम रहता है ना, इसके बाजू में, और इधर आएगा कैल्शियम। तो हमें सोडियम के बारे में, इन चार के बारे में थर्मल स्टेबिलिटी पूछा है, हमने बोला है थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? देखो मैंने पहले बोला था कि इनके कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते नहीं है, मतलब वो ज़्यादा थर्मली स्टेबल है, तो पहला तो ये आना चाहिए। और इनका डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो CO3 फिर Mg फिर BO3, तो 39 का आ जाएगा ए। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लैटिस एनर्जी। वापस हम लोग ने पढ़ा था, ऊपर आया था खाली बेरियम सल्फेट का एग्जांपल, यहाँ पे आ गया मैग्नीशियम। मैंने दोनों याद रखने बोला था ऊपर वाले क्वेश्चन में। A nuclide of an alkaline earth metal undergoes a radioactive decay by emission of alpha particle in a succession. The group and the periodic table of the periodic table to which the daughter element will belong. देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल का रेडियो एक्टिव डीके कौन करेगा? मैग्नीशियम करेगा? नहीं। कैल्शियम करेगा? नहीं। सबसे लास्ट वाला जो है वो करेगा। तो सीजियम के बाद फ्रांसीसियम आता है फर्स्ट ग्रुप में, तो वो रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। फिर बेरियम के बाद रेडॉन आता है, उसके बारे में नहीं पढ़ते। रेडॉन नहीं, रेडियम आता है, रेडियम। ओके, सो ये जो रेडियम है वो अल्फा डिके करके रेडॉन बना देता है। ये आप कहाँ देखोगे? हीलियम न्यूक्लियस अल्फा डिके हो जाता है, ये रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे ही। बट ये एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल आपको एनसीईआरटी ऑफ 12th स्टैंडर्ड में दिया है, जिसमें रेडॉन का सिंथेसिस बताया है, रेडॉन कैसे बनता है। जैसे कि पी ब्लॉक का जो लास्ट ग्रुप है ना, ग्रुप नोबल गैस का ग्रुप, उसमें सबके प्रिपरेशन दिए, नोबल गैस का प्रिपरेशन दिया फ्रॉम दिस, ये दिया है। पर रेडॉन और एक अल्फा कोलिजन करके अल्फा सक्सेसिव बोला है ना नीचे, देखो यहाँ पे क्या बोला है? सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक अल्फा निकाल के जाता है। तो ऐसा देखा जाए तो रेडॉन एक इनर्ट गैस होना चाहिए, तो ग्रुप 18 तो दिख नहीं रहा है, तो ये एक सक्सेशन कोलिजन करके आपको और एक प्रोडक्ट देगा आगे। ओके, वो प्रोडक्ट जाके आपका ग्रुप नंबर, ओके आपका ग्रुप नंबर सी मतलब 14th में जाके होगा। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख रहे थे कि इसमें कैसा होगा। देखो रेडॉन में अल्फा पार्टिकल जाएगा, रेडियम में अल्फा पार्टिकल रेडॉन आएगा, रेडॉन में एक अल्फा जाएगा। इसमें देखो एक हीलियम पार्टिकल मतलब निकला क्या? हीलियम इज अल्फा, हीलियम न्यूक्लियस, WN अल्फा डिके इज हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। जैसे +2 चार्जेस का मास चार्ज, तो इसमें से 4 मास कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर, 2 से और कम होगा आएगा इधर, 2 से और कम होगा, सक्सेसिव अल्फा एमिशन बोला है ना, तो 2 से कम होने का डायरेक्ट लास्ट में एक स्टेबल आएगा Pb2 प्लस, जिसमें जाके ये पीबी में आ जाएगा वो, जो कि लास्ट में स्टेबल है। Pb+2 नहीं, पीबी में जाके स्टेबल है, जो कि ग्रुप 14 का एक मेंबर है। ठीक है, next is calcium. Calcium is obtained by electrolysis of sodium, solution of calcium carbonate in water, in calcium chloride in water, electrolysis of molten anhydrous calcium chloride or fused calcium chloride, roasting of limestone। और देखो रोस्टिंग ऑफ लाइमस्टोन से कैल्शियम नहीं मिलेगा हमें, CaO मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। मोल्टन रिडक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ये नहीं होगा। अभी देखो इन दोनों में से ही ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस, बट हमें इलेक्ट्रोलिसिस किसका करेंगे? कैल्शियम क्लोराइड का करेंगे इन वाटर या कैल्शियम एनहाइड्रस का करेंगे? देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 2 चीजें पढ़ते हैं। अगर वो चीज सिर्फ और सिर्फ मोल्टन फॉर्म में, अगर मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है कोई भी चीज, मतलब उसके ही कैटायंस है, उसके ही एनायंस है, तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, बस
कैल्शियम +2, इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर वो वाटर में डाल दिया आपने तो H+H2O भी कंपीट करने लग जाएगा। अगर इन दोनों में से H2O जीत गया तो H2O का प्रोडक्ट मिल गया, इन दोनों में से H2O जीत गया तो इसका H2O प्रोडक्ट मिल गया। तो हमें चांस नहीं लेना है, हमें क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो हम क्या सबसे जाएंगे, एनहाइड्रस या मोल्टेन NaCl। मोल्टेन कैल्शियम NaCl बोलो, कैल्शियम क्लोराइड। मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड में सिर्फ और सिर्फ क्या आयन होंगे, Ca+2 और 2Cl- होगा। तो सिर्फ यही दो है, तो इन दोनों का ही होगा। तो कैल्शियम किधर ना किधर तो हमें मिल जाएगा। अगर आपको कैथोड एनोडिक प्रोडक्ट नहीं मालूम है तो किधर ना किधर तो हमें कैल्शियम मिल जाएगा। अगर हम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड लिया तो हो सकता है कि वाटर जीत जाए और हमें कैल्शियम ना मिले, तो हमें चांस नहीं लेना, हम बेस्ट ऑप्शन टिक करके आएंगे जो कि 42 का बी। नेक्स्ट है टू आयनिक सॉलिड CaO and Ki, identify the wrong statement among them. The lattice energy of CO is much higher than Ki. देखो lattice energy depends on चार्ज, प्लस या माइनस, प्लस माइनस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और साइज मतलब बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जो कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो इसके +2 है, -2 है, +1 -1 पहले में ही जीत गया वो, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो ट्रू स्टेटमेंट हमें क्या ढूंढना है, रॉन्ग। Ki is more soluble in water, Ki has a higher melting point, CO has higher melting point। अभी इसमें से अभी कैसे रेक्टिफाई करना है वो देखेंगे। नेक्स्ट देखो ये दो स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। Ki का हायर मेल्टिंग पॉइंट है या ये करेक्ट है, क्योंकि Ki का देखो लैटिस एनर्जी कम है, हम लोग ने प्रूफ कर दिया। उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ये सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण। Ki has higher melting point and CaO has higher melting point। इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थर्मल स्टेबिलिटी। लैटिस एनर्जी ज्यादा है मतलब वो स्टेबल कंपाउंड है, तो इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा ना कि Ki का, क्योंकि लैटिस एनर्जी CO का ज्यादा है ना कि Ki का। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कहां गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which one is the correct statement in the reference to solubility of MgSO4 in water? SO4 is mainly contributes towards the hydration, size of Mg and SO4 similar, hydration of MgSO4 is higher in comparison of lattice energy। यही करेक्ट है। अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखो इधर पूछा है, फिर यहाँ पे पूछा गया है, फिर वापस यहाँ पे आ गया। तो सोचो ये कंसेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है, आप ही सोच लो। तो 44 का आ जाएगा सी। नेक्स्ट मूविंग ऑन, sodium is made by electrolysis of a molten mixture of 40% NaCl and 60% CaCl2 because Ca can replace Na from NaCl, Ca can replace from this, Ca helps in conductivity, CaCl2 helps in conduction of electricity and it helps in lower melting point। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी नॉट सी, डी। फैक्ट है ये, डी है कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है इसका। किसका कुछ तो रहता है कि 800 के आसपास होता है, सी 600 के आसपास। ये फैक्ट है, पुराना क्वेश्चन है बट ठीक है, ओके नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं। ऑल द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद वाटर, द पेयर दैट गिव्स द सेम गैसियस प्रोडक्ट। सेम गैसियस प्रोडक्ट कौन देगा जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे? अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमें, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसको रिएक्ट करेंगे अलग प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम, और इसको रिएक्ट करेंगे अलग। इसमें सबसे अच्छा आंसर ये रहेगा। ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो फिर हम लोग आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। ओके इतना अभी आता नहीं है हमें इसमें। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयंस, हमें पता है कैसे होता है। कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जंप करता है तो बाइंडिंग अनमास्किंग करता है, ये सब अपने एक्टिन मायोसिन फिलामेंट लोकोमोशन में पढ़ा रहेगा। तो 45 का आंसर 3 है, इन लोगों ने दिया है, ये नहीं है, फिर भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? फॉल्स कौन सा है? स्ट्रॉन्शियम डिकम्पोजेस वाटर रेडिली देन बेरिलियम, बेरियम कार्बोनेट मेल्ट्स एट हायर टेम्परेचर देन कैल्शियम कार्बोनेट। ये करेक्ट है। बेरियम कार्बोनेट, मैंने बोला डाउन द ग्रुप कार्बोनेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है तो मेल्ट एट हायर टेम्परेचर ही होगा। कैल्शियम बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम मोस्ट बेसिक नहीं होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप बेसिसिटी मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा उसका हाइड्रोक्साइड का। तो ये हो गया अपना फॉल्स स्टेटमेंट। ओके 48 का डी आ जाएगा। तो ये हो गया अपना फॉल्स, बाकी सब आप करेक्ट मान के रीड कर सकते हो वापस। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स इन अल्केन्स इज, टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। ये तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन टू एनायन रेशियो? कैटायन टू एनायन रेशियो का मिनिमम वैल्यू मतलब एनायन बड़ा होना चाहिए, कैटायन छोटा होना चाहिए, तो सबसे मिनिमम आएगा। एनायन बड़ा किस में है? Cl, F से तो Cl ही बड़ा है। फिर कैटायन छोटा किस में? Na, Mg और K में। सबसे छोटा कैटायन किसका है? सबसे छोटा कैटायन, कैटायन टू एनायन रेशियो ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन टू एनायन रेशियो। इसमें से डाउन द ग्रुप क्या होता है? देखो
Na इधर है, K इधर है, Mg इधर है। तो सबसे छोटा कैटायन Mg हो गया ना, क्योंकि इधर इस साइड जाएंगे तो साइज बढ़ता है, इधर जाएंगे तो साइज कम होता है, तो सबसे छोटा कैटायन हो गया ये। तो अपना 50 का आंसर आ गया सी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम, क्या पूछा है सवाल, वाह। नियॉन 4s2, 4p कैसे आ गया, आर्गॉन, ये तो सॉरी वेट, नियॉन नहीं आएगा, नियॉन तो 10 हो गया, आर्गॉन 4s2 आ जाएगा, आर्गॉन इज 18, ये 2, कैल्शियम का 20, नियॉन ये आ जाएगा किसका, मैग्नीशियम का आ जाएगा ये, सॉरी। तो ये हो गया। जो द फॉलोइंग एटम विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज देखो किसमें पूछा है, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम। इस साइड जाने पे साइज छोटी होती है, इधर जाने पे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है मतलब ये दो छोटा है, इन दोनों से भी ये छोटा है, तो बेरिलियम आयन इज द स्मॉलेस्ट ओवर हियर। Some important compounds, which of the following is present in an active ingredient bleaching powder का फॉर्मूला पूछ दिया है, यही है। which of the following, list 1 list 2 reference correct statement codes। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एप्सोमॉइड, मुझे पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है, तो 1 का आ जाएगा 2, आगे देखते हैं और क्या पता है। जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला दिया है कि इधर किधर, हाँ जिप्सम का दिया है फर्स्ट, जिप्सम का आएगा फर्स्ट, तो ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो जिप्सम फोर्थ का आ जाएगा फर्स्ट, एंड 1 का फोर्थ का आ जाएगा फर्स्ट, 1 का आ जाएगा 2, तो ऑप्शन 2 मैच हो रहा है, बाकी सब आप देख सकते हो क्योंकि ये हमारे इसमें है नहीं इतना, तो ये जो है उसके हिसाब से हम लोग ने आंसर निकाल दिया। कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स अ कलरलेस गैस रेसिड्यू दैट डिसॉल्व्स इन वाटर टू ऑब्टेन बी, एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल्ड थ्रू द गैसियस सॉल्यूशन ऑफ बी, सी इज फॉर्म्ड व्हेन इज रिकवर्ड इन अ सॉलिड फॉर्म, सॉलिड सी ऑन जेंटल हीटिंग गिव्स बैक ए, इज कंपाउंड इज। देखो ये बहुत सही क्वेश्चन है, ये साइकिल आपको किसके लिए याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स CaO plus water, sorry CaO plus CO2, not water, CaO plus CO2। इसको अगर हम लोग ने पानी में डाल दिया एक्वा सोल्यूशन तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, तो हमारा A क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया A, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया A, कलरलेस गैस देता है विच इज CO2, ओके, एज अ रेसिड्यू एंड इज डिसॉल्व्ड टू फॉर्म कैल्शियम। ये इसको स्लेक लाइम बोलते हैं ना हम लोग, क्या मिल्क ऑफ लाइम, स्लेक लाइम जो भी बोल दो, नहीं मिल्क ऑफ लाइम तो ये हो गया, ये लाइमस्टोन है सर, ये हो गया आपका लाइमस्टोन, अच्छे से लिख दो लाइमस्टोन, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, फिर ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक, इसको हम लोग बोलते हैं लाइम, ओके। फिर क्या किया, एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड बबल थ्रू B, ये अपना हो गया B, और ये हो गया अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड C, ओके। फिर इसको वापस हीट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास A आ जाएगा वापस, तो ये चेन आपको याद रखना है फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो 57th क्वेश्चन क्या है, यही है सेम, X on heating with give CO2 residue, Y mixed with Y, फिर उसको aqueous में डाल दिया तो Y मिला इन वाटर, क्लियर सोल्यूशन Z on boiling gives again A, X क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका ही ऐसा साइकिल है, और किसका साइकिल आप देखोगे भी नहीं ऐसा, कैल्शियम कार्बोनेट का ही ऐसा साइकिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा, देखो ये तो एम्फोटेरिक करेगा, बोरॉन करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक और ये बेस है तो रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं करेगा क्योंकि ये बेसिक नेचर का, क्योंकि थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है इसमें इनके कंपैरिजन में, ओके। 57 तो देख लिया। 58 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, जिप्सम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस, गलत, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जिप्सम जो कि देख रहे हो ये जिप्सम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको अगर आप थोड़ा हीट करोगे तो आपको 2 से जगह हाफ H2 मिलेगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये गलत हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम, हाइड्रेशन कर रही है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रेशन कर रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग वाटर निकाल रहे तो हाइड्रेशन से नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ जिप्सम, देखते हैं, जिप्सम कंटेन्स अ लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, नो, इसमें देखो इसमें 2 वाटर था तो इसका कैल्शियम कंटेंट मतलब कैल्शियम तो सेम ही है, बट इसमें जो परसेंटेज कैसे निकालते हैं कैल्शियम परसेंटेज, वो आयन अपॉन टोटल मास, तो इसमें वाटर कम हो गया ना, 1.5 कम हो गया, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा जिप्सम का, तो जिप्सम का हमने लोअर परसेंटेज नहीं, जिप्सम में ज़्यादा परसेंटेज होता है, तो 58 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल, वेट अ मिनट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल, नहीं मैंने ये लॉजिक तो सही दिया आपको कि
क्या निकालेंगे, कैल्शियम अपॉन द टोटल मास। तो इसमें टोटल मास ज़्यादा है तो जिप्सम का लोअर परसेंटेज हो गया, कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस में ज़्यादा हो गया, तो जिप्सम का ये राइट है, ये नहीं है, पार्शियल ऑक्सीडेशन से नहीं होता है, वो डिहाइड्रेशन से होता है। और ये बराबर है, देखो इसमें क्या होगा, कैल्शियम अपॉन, इसमें सारे का सारा सेम है CuSO4 डॉट, पर इसमें 2H2O है और इसमें CaO हाफ H2O है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये डिनोमिनेटर कम हो गया तो कैल्शियम का परसेंटेज जो हम लोग निकाल रहे हैं, कैल्शियम परसेंटेज जो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। तो जिप्सम करने से लोअर परसेंटेज कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए बाकी सब ऑप्शन में चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा आपको लगता है ये राइट है, मुझे भी लग रहा था ये राइट है, ओके, फिर बाकी थोड़ा देर में क्लिक हुआ कि हाँ ये ऑप्शन आ सकता है। तो इस तरीके से आप ये वाला थोड़ा रिएक्शन ना एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है। ये क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है, प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट, सबका प्रिपरेशन दिया है, वो रिएक्शन क्या है वो देख लेना। बट ये 2 बार पूछा गया तो ऐसे टाइप के, बट आप ये भी याद कर सकते हो कि ऐसा कौन सा है जिसमें CO2 डालोगे तो आपको ये मिलेगा, फिर उसमें एक्सेस CO2 डालोगे तो आपको इनसॉल्युबल हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसका आंसर तो CO3 ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। इनके तो मेटल्स मतलब ये इतना जल्दी होते ही नहीं है कि आपने हीट कर दिया, ये अनस्टेबल नहीं होते इतने, ओके ठीक। तो ये हो गया आपका एस ब्लॉक का अपने पास PYQs।